बिहार में सहायक कनीय और उच्च वर्गीय लिपिक अभियंता के पद पर वैकेंसी निकली हुई है। सोचेंगे तो आप भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो 20/3/2025 से लेकर 24/3/2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस डेट तक मिस हो जाते हैं और इस डेट के अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त रिक्त पद के विरुद्ध दिनांक 25/3/2025 तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो दिनांक 27/3/2025 के बाद उपरोक्त रिक्त पदों पर पहले आओ एंड पहले पाओ के आधार पर आवेदन ले लिया जाएगा। तो आप सुनिश्चित कीजिएगा कि आप इस दिनांक इस डेट के अंदर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, अब वो देखिए क्या है इनकी टर्म एंड कंडीशन। देखिए वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको बार बार नहीं बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं नहीं ली जाएगी। तो किससे ये सेवाएं नहीं ली जाएगी, देखिए जिन पर कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा हो और जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही हो, जिन पर कोई गंभीर आरोप या फिर जो भी है विचाराधीन नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपके ऊपर किसी भी तरह की एफआईआर या फिर कानूनी कार्रवाई दर्ज नहीं होनी चाहिए और जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो, बोले ना। फिर आगे आप देख सकते हैं कि किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त कर्मी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा और जो व्यक्ति जिस जिला परिषद में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुआ है वह उस जिला परिषद में संविदा के आधार पर नियोजित नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इनकी टर्म एंड कंडीशन है। आज कंप्यूटर ऑफिस में भूल जाने के कारण आज ये वीडियो से मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, तो इस बात को आप इग्नोर कीजिएगा। जो हम आपको दिखा रहे हैं उससे आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। और फिर इनकी एक टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं कि चयन है तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, और परंतु वैसे पदों की जिनकी सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष से निर्धारित है और संविदा के आधार पर नियोजन है तो अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी जाएगी, 70 वर्ष होगी। फिर आगे आप देख सकते हैं, देखिए ये थोड़ा धुंधला है तो इसे पढ़ने में मुश्किल होगी, तो हम आपको आगे दिखा दे रहे हैं। देखिए ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ पर जाके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के किसी कर्मी को संविदा पर नियोजित किए जाने पर ऐसे कर्मी का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम मानदेय प्लस सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि प्लस सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगी, किंतु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी। और फिर देख सकते हैं कि मानदेय का भुगतान कार्यकाल जिला परिषद गोपालगंज द्वारा अपने संशोधन से किया जाएगा। मेरे बैकग्राउंड में जो भी पक्षी की आवाज आ रही है या फिर कुछ भी साउंड आ रही है तो थोड़ा आप उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये साउंड हटा पाने में थोड़ा असमर्थ है, तो वो बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नई पेंशन से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा कोई बोर्ड या फिर निगम लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त के समय धारित पद या समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा। तो इस तरह से ये आपकी नोटिफिकेशन हो जाती है। देखिए ये इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर आप जाके इसे ले सकते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं कि संविदा पर नियुक्त कर्मी द्वारा जिला परिषद गोपालगंज के कार्यबल से यात्रा किए जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान होगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर आपको इस तरह की भत्ता भी दिया जाएगा जो उनके धारित पद के लिए नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है। और फिर देख सकते हैं कि इस पद में भुगतान जिला परिषद गोपालगंज द्वारा अपने संसाधनों की राशि से किया जाएगा। यहाँ पर किसी को अपने जेबी से पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी होगी वहाँ गोपालगंज की जिला परिषद खर्चा करेगी। फिर इसके आगे आप देख सकते हैं कि पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर संबंधित कर्मी को परिवहन तथा मोबाइल आदि की सुविधा संबंधित जिला परिषद द्वारा अपने संसाधनों से उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का क्या मतलब कि यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज भी करवाया जा सकेगा और डीजल पेट्रोल का जो भी खर्चा होगी वो गोपालगंज की जिला परिषद ही देगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा पर नियुक्ति कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं है तो उनकी संविदा रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। बिहार में और भी भर्ती संविदा के आधार पर होती है, बट इस तरह की भर्ती नहीं होती है। उस समय उतना शक्ति नहीं होती है, पद की शक्ति नहीं होती है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा पर नियोजित सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो कि अच्छी बात है। फिर देख सकते हैं कि संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान होगा। और फिर
फिर देख सकते हैं कि कार्यालय जिला परिषद गोपालगंज में कर्मियों को नियुक्ति हो जाने पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी या फिर समाप्त मानी जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्त पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सरकारी सेवा में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, और अगर अनुभव भी समान है तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में कम उम्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इनकी एक टर्म एंड कंडीशन है, नियम है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि नियोजन हेतु काउंसलिंग दिनांक 27/3/2025, 29/3/2025 एवं 2/4/2025 को निर्धारित किया गया है। और फिर काउंसलिंग उपरांत नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा, तब जाके आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर काम करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त रिक्त पद के विरुद्ध दिनांक 24/3/2025 तक अगर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो 27/3/2025 के बाद उपरोक्त रिक्त पद पर पहले आओ एंड पहले पाओ की नियम अपना ली जाएगी, और वाल्क इन इंटरव्यू के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर कर लिया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि देखिए बस इतना ही नोटिस थी जो हम आपको अभी पढ़ के बताए हैं, और ये आपकी आवेदन पत्र हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। देखिए ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा।